स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स के बारे में। फर्स्ट आर्टिकल से अलास्का समिट के पर्सपेक्टिव से। अलास्का समिट हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, तो जीएस पेपर सेकंड के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो ग्लोबल लीडर्स का ये डिस्कशन हुआ है, कैसे ग्लोबल ऑर्डर को ये इम्पैक्ट करता है। इंडिया के स्टैंड के पर्सपेक्टिव से भी आपसे सवाल हो सकते हैं। इंडिया का जो ग्लोबल पीस प्रोसेस है उसके अंदर में क्या स्टैंड है, क्योंकि कंटिन्यूस इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डायलॉग प्रोसेस के थ्रू रिजोल्व करने का जो हमारा फॉरेन पॉलिसी का भी आप देखिए कि ये स्टेटमेंट है देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस समिट के रिगार्डिंग में हमें क्या रीड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल समिट के पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई आईआर का समिट ऑर्गेनाइज होता है तो एक टाइम पीरियड है वो फिक्स हुआ करता है। बस जिस तरीके से स्पीडी वे के अंदर में समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, वो भी एक क्वेश्चन है उसको रेज करता है। कहीं लीडर्स का यहाँ पे जो पीआर स्टंट के रूप से तो इसको यूज करने का कोशिश नहीं किया गया। ये हमारे द्वारा पीस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करवाया गया है, पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो करवाया गया। लेकिन आप देखिए कि जिन पार्टीज़ के बारे में समिट के अंदर डिस्कशन हुआ है, पार्टीज़ कौन कौन सा हैं, रसिया का क्या स्टैंड है यहाँ पे पीस प्रोसेस के बारे में, और यूक्रेन का जो डिमांड है वो क्या है कि कैसे उनको यहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट है वो करना है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया को ये कैसे इम्पैक्ट करता है, इंडिया को अपने फ्यूचरिस्टिक जो डिसीजंस हैं उनमें किन चीज़ों को जो कंसिडर है वो यहाँ पे करना चाहिए। तो उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स हमने कहाँ से लिए हैं, एक आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर से और ये दो आर्टिकल्स हैं वो हैं इंडियन एक्सप्रेस से। तो इन्हीं को कंबाइन करते हुए पॉइंट्स को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल रिलेशन का जो समिट है, आईआर का जो समिट है, उसके बारे में जब हम रीड करते हैं तो प्रियर जो प्रिपरेशंस हैं वो नेसेसरी हुआ करते हैं हर एक समिट के बारे में। पर जिस तरीके से इस समिट को स्पीडी वे के अंदर में कंक्लूड किया गया, स्पीडी वे के अंदर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि समिट से पहले जिस भी तरीके के जो एग्रीमेंट्स हैं उनका एक डिटेल डिस्कशन है वो किया जाता है। लीडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा कोई भी डिफरेंसेस हैं उनको भी रिजोल्व किया जाता है। और आप देखिए कि मेन समिट के अंदर तो इम्पोर्टेंट जो मेन एजेंडाज हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं का जो डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिस तरीके से स्पीडी वे के अंदर में समिट को कन्वेन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर जो पुतिन हैं उनके द्वारा, तो एक क्वेश्चन उसको रेज करता है समिट की प्रिपरेशन के बारे में। इस समिट का जो प्रिपरेशन है उसके बारे में ये क्वेश्चन है उसको यहाँ पे रेज करता है। सेकंड आप देखिए कि क्या ये कोई पीआर स्टंट तो नहीं है या ग्लोबल लीडर्स का पीस प्रोसेस को इस्टेब्लिशमेंट में लाने के रिगार्डिंग में कोई ग्रीड तो यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये समिट के बारे में इस तरीके से जो क्वेश्चन है उनको रेज करता है। सेकंड आप देखिए कि ये जो समिट है किस तरीके से जो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में एक शिफ्ट को क्रिएट किया है, कैसे यहाँ पे जो शिफ्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में इस अलास्का समिट के थ्रू। कंटिन्यूस यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान में यूएस के जो रिलेशन है वो रसिया के साथ में बेटर होने चाहिए। समय के साथ में यूएस और रसिया हैं अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें, ये उनके द्वारा अपने कैंपेन के अंदर में जो बताया गया था, कंटिन्यूस मेंशन है वो किया गया था। तो यूएस और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे बेटर हुए हैं। एक डिप्लोमेसी जो डायलॉग है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। आप देखिए कि जो गैप्स हैं उनको नैरो डाउन करने का कोशिश किया गया है समिट के द्वारा। समिट के द्वारा क्या किया गया है, जो गैप्स हैं गैप्स को नैरो डाउन करने का कोशिश किया गया, कम करने का कोशिश किया गया। कन्फ्लिक्ट को जो रिजोल्व किया जा सके, पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो सके। पीस का इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के लिए ही नहीं, ग्लोबल स्टेबिलिटी है उसका भी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो हुआ है। ग्लोबल स्टेबिलिटी है उसका भी जो डिस्कशन है वो हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें जो रसिया और अमेरिकन जो टाइज हैं, जो रूस और अमेरिकन जो टाइज हैं, उनको रीबिल्ड करने के अंदर में समिट का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है कि आने वाले समय में जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो आने वाले समय के अंदर में रसिया और जो यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे रीबिल्ड हो सकें। डिप्लोमेटिक पाथ जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ है, तो डेट मीन्स की कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो यहाँ पे हो सकेगा।
अगर हम बात करें यूक्रेन का जो स्टैंड है उसके रिगार्डिंग में, यूक्रेन का यहाँ पे बेसिकली जो स्टैंड है वो क्या है। ये यूक्रेन के स्टैंड से पहले आप देखिए कि रसिया के बारे में एक बार हम रीड कर लेते हैं। रसिया का जो डिमांड है वो क्या है। रसिया का डिमांड ये है कि जिन एरियाज़ को, जिन टेरिटरी को अनेक्स है वो कर लिया गया है, जिन टेरिटरी है जिसको कि उनके द्वारा अपने कंट्रोल में लाया गया है, उन टेरिटरीज़ को जो रिकॉग्नाइज है वो कर दिया जाए, रूस के ही कंट्रोल के अंदर में टेरिटरी को रखा जाए। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन का जो एरिया है वहाँ से रसिया अपना फोर्सेज है उनका विड्रॉल भी कैरी आउट करेगा और कुछ पार्ट को अपने कंट्रोल के अंदर में रिकॉग्नाइज करने का बात है वो करता है। यूक्रेन के बारे में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यूक्रेन अपना जो न्यूट्रलिटी है उसको कैसे मेंटेन करे, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय के अंदर में यूक्रेन जो है वो एंटी रसिया सेंटीमेंट्स को कैरी आउट करे, ऐसे जो मिलिट्री ब्लॉक्स हैं उनको ज्वाइन करे जो रसिया के सिक्योरिटी थ्रेट को कैरी आउट करते हों। तो यूक्रेन को यहाँ पे एक तो टेरिटरी को अनेक्स किया गया है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, यूक्रेन अपना जो न्यूट्रलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करे और अपने आप को जो डीमिलिटराइज है वो यहाँ पे उनके द्वारा, डीमिलिटराइजेशन है उसको यहाँ पे उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए। तो ये बेसिकली रूस का यहाँ पे डिमांड है। स्टूडेंट्स, डिमांड अब यहाँ पे जो यूक्रेन है उनका क्या है। यूक्रेन के द्वारा कहा गया है कि किसी भी तरीके से जो पीस का जो प्रोसेस है, यूक्रेन के द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके से जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर में जो लैंड है उसको सीड नहीं किया जाएगा, कि ज़मीन को देके जो पीस प्रोसेस है वो उनके द्वारा नहीं एग्जिस्टेंस में आएगा। लैंड सीड को आप देखिए कि उनके द्वारा डिनाई कर दिया गया है। यहाँ पे क्रेडिबल अश्योरेंस का भी ज़रूरत है। यूक्रेन को किसका ज़रूरत है, एक क्रेडिबल अश्योरेंस उनको दिया जाए कि आने वाले समय के अंदर में जो रसिया है उनके ऊपर में इन्वेड नहीं करेगा। तो आने वाले समय के अंदर में जो रसिया का इन्वेजन है उसके रिगार्डिंग उनको जो अश्योरेंस है वो यहाँ पे ग्रांट है वो किया जाए ग्लोबल पावर्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो बेसिकली आप देखिए कि बोथ पार्टीज़ के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब इंडिया के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कैसे ये जो समिट हैं वो एक शिफ्ट को कैरी आउट करते हैं। तो इंडिया के रिगार्डिंग में इंडिया को भी प्रेजेंट समय के अंदर में जो डिमांड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इंडिया का जो स्टैंड, इंडिया कंटिन्यूस पीस का प्रमोटर रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल जो 51 है, आर्टिकल 51 बताता है कि इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करने के लिए स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में जो पीस है उसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि लास्ट ईयर जब हमारे पॉलिटिकल लीडर रसिया और यूक्रेन के विजिट के लिए गए थे तो उस दौरान में उनके द्वारा जो डायलॉग प्रोसेस है, जो एरा ऑफ द वॉर नहीं है, प्रेजेंट जो कंटेक्स्ट है, और जो डायलॉग एंड डिस्कशन के थ्रू ही हम यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व है वो करना चाहिए। फिर आप देखिए कि इंडिया को अभी प्रेजेंट समय में डिमांड है, इस मूवमेंट के अंदर में एक ज़रूरत है कि डेप्थ डिप्लोमेसी है उसको यहाँ पे, जो डेप्थ डिप्लोमेसी है उसको कैरी आउट किया जाए अब्रोड के अंदर में। और जो यहाँ पे जो टैरिफ, जो पिनेटिव टैरिफ्स लगे हैं, पिनेटिव टैरिफ्स के रिगार्डिंग में क्रेडिबल इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए, क्रेडिबल इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए। जो कि आप देखिए कि जो पोटेंशियल शॉक क्रिएट हुआ है पिनेटिव टैरिफ्स की वजह से, जो टैरिफ रेट इंक्रीज हुआ उसका जो शॉक क्रिएट हुआ है उसको यहाँ पे रिजोल्व है वो किया जा सके, उसको ओवरकम किया जा सके हमारे नेशन के द्वारा। तो ये इंडिया का स्टैंड था। अब हमने यहाँ पे अलास्का समिट के बारे में देखा, ये पॉइंट्स हमने रीड किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे नामीबिया के बारे में है, तो नामीबिया, इंडिया और नामीबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के रिगार्डिंग में आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है। क्या क्वेश्चन हो सकता है, किस पार्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर सेकंड के रिगार्डिंग में। आईआर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है इंडिया और नामीबिया के रिलेशंस हैं वो कैसे समय के साथ में हमें इंक्रीज करने का ज़रूरत है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि जो अफ्रीकन नेशंस हैं या अफ्रीकन जो एरिया है वो एक नया डोमेन यहाँ पे इमर्ज हुआ है, ग्लोबल पावर्स अपना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे कंटिन्यूस इंगेजमेंट को कैरी आउट करते हैं डिफरेंट वे के अंदर में। आर्टिकल के अंदर में इंडिया का जो कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है और जो वेस्टर्न पावर्स का जो प्रोसेस है उसका भी एक डिफरेंस है वो बताया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारा जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हम कल्चरल डिप्लोमेसी जिसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोला करते हैं, उसको हम बेटर वे में यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं।
क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि इंडिया यहाँ पे आप देखिए कि ग्लोबल साउथ का जो लीडर है वो इमर्ज होना चाहता है, तो ग्लोबल साउथ के लीडर का इमरजेंस के रिगार्डिंग में अफ्रीकन नेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम यहाँ पे अफ्रीकन नेशंस के साथ में अपना इंगेजमेंट को कैरी आउट करें जिससे कि जो ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप से हम यहाँ पे इमर्ज हो सकें। तो इस तरीके से आपसे सवाल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि नामीबिया के विजिट के लिए जुलाई के मंथ के समय गए थे, कौन गए थे, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पीएम सर हैं। 5 कंट्रीज़ के विजिट के लिए थे उस दौरान में, तो नामीबिया के लिए भी गए थे। अब आप देखिए कि नामीबिया का हमारा इम्पोर्टेंस वो क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि उस विजिट के दौरान में हमारे पीएम सर ने एक डेलिब्रेट वे में एफर्ट्स हैं उनको कैरी आउट किया कि कैसे जो म्यूचुअल यहाँ पे एक मीनिंगफुल जो कल्चरल डिस्कशन है, कल्चरल इंगेजमेंट है, उसको कैरी आउट किया जा सके। कल्चरल इंगेजमेंट होगा तो आप देखिए कि ग्राउंड लेवल के ऊपर में जो पार्टनरशिप बिल्डिंग का ये एफर्ट्स है, कल्चरल जो यहाँ पे इंगेजमेंट हुआ है, क्योंकि उस दौरान में काफ़ी सारे ऐसे जो उनके जो लोकल लीडर्स हैं उनको अपने स्पीच के अंदर में मेंशन किया गया था पीएम सर के द्वारा। तो कल्चरल जो यहाँ पे रिलेशन डेवलप होगा, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में, बेस लेवल के ऊपर पार्टनरशिप बिल्डिंग, बेस लेवल के ऊपर में जो पार्टनरशिप बिल्डिंग है उसमें एक रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि कैसे इंडिया का ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है वो डिफरेंट है वेस्टर्न पावर कंट्रीज से। जो वेस्टर्न यहाँ पे इंगेजमेंट है उसमें प्रोसेस क्या हुआ करता है कि कुछ एड वहाँ पे दी जाती है, कुछ पैसे वहाँ पे दिए जाएंगे, बट उसके अंदर में जो कंडीशन है वो हुआ करती है। तो कंडीशनल जो आपको एड है वो देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न इंगेजमेंट में। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे सडनली विड्रोवल भी काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलता है कि सडनली जो विड्रोवल किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर में जो ध्यान है वो नहीं हुआ करता है, कंटिन्यूस अपना जो मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव यहाँ पे हो सके। अब इंडिया ने किस तरीके से अपने जो स्टैंड को कैरी आउट किया है, इंडिया ने अपना एक शेयर्ड हिस्ट्री है उसको यहाँ पे शो किया है कि अफ्रीकन जो नेशंस हैं उनके साथ में हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री है। मीन्स आप देखिए कि पास्ट के जो हमारे एरियाज हैं उसका यहाँ पे एंगेजमेंट। फिर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम कैसे यहाँ पे अपने रिलेशंस को बूस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचरिस्टिक वे के अंदर में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को हम कैसे यहाँ पे कैरी आउट करें। फ्यूचरिस्टिक वे के अंदर में जो लॉन्ग पार्टनरशिप है उसको कैसे कैरी आउट करें, इन 3 एरियाज़ के अंदर में इंडिया का जो कम्प्लीटली जो इंगेजमेंट है। तो पास्ट के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि इंडिया और नामीबिया के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें या किसी भी अफ्रीकन कंट्री के बारे में जब आप यहाँ पे रीड करोगे तो आपको एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल है, एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल है उसके अंदर में बोथ नेशंस का जो इम्पोर्टेंस मिलेगा। तो एक पॉइंट आप हमेशा यूज कर सकते हो, जो कंट्रीज कॉलोनी रहे हैं, तो एंटी कॉलोनियल यहाँ पे स्ट्रगल जिसके अंदर में हमारा एक शेयर्ड पास्ट है। साउथ वेस्ट अफ्रीका का जो बेसिकली आप देखिए कि एक पीपल्स का ऑर्गेनाइज हुआ करता था, उसका जो फर्स्ट डिप्लोमेटिक ऑफिस है, जो साउथ अफ्रीकन जो पीपल्स का एक डिप्लोमेटिक आप देखिए कि पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जो वहाँ पे रेजिस्टेंस एंड फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में उसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसका पहला जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है, पहला जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है जो इंडिया के अंदर में ओपन हुआ, इंडिया के अंदर में ओपन हुआ। आप नेम समिट को भी यूज कर सकते हो। जब ग्लोबल पावर्स टू ब्लॉक्स के अंदर में डिवाइड था तो इंडिया ने नेम समिट है उसको कैरी आउट किया था, जिसके अंदर मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के थ्रू इंडिपेंडेंस को अचीव किए हुए जो नेशंस हैं वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में उसके मेंबर्स हैं। फिर आप देखिए कि जब नामीबिया के वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेज का जो डिप्लॉयमेंट है, तो इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, वैसे तो पीस कीपिंग फोर्सेज जो है वो यूएन का हुआ करती हैं, तो इंडियन यूनिट्स का यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर में प्रेजेंस होना, पीस कीपिंग फोर्सेज में प्रेजेंस होना, तो ये शो करता है कि हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री रहा है, शेयर्ड पास्ट रहा है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप देखिए कि न्यू दिल्ली और विंडहोक का जो एरिया है, जो कैपिटल सिटी है नामीबिया का, तो जो हमारा बाइलेटरल ट्रेड है, जो हमारा बाइलेटरल ट्रेड है, समय के साथ में बाइलेटरल ट्रेड इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स? 800 बिलियन है प्रेजेंट समय में, 800 मिलियन है, 800 मिलियन डॉलर है यूएस डॉलर्स में। 12 बिलियन का जो डेवलपमेंट का आप देखिए कि पार्टनरशिप कैरी आउट किया गया है, 12
बिलियन का एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप है उसको कैरी आउट किया गया। इस डेवलपमेंट पार्टनरशिप का मेन एरियाज हैं वो कौन से हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको सेटअप करना है आईटी सेक्टर के अंदर में, जिससे कि नामीबिया का जो फ्यूचरिस्टिक यूथ है, यूथ का जो यहाँ पे प्रॉपर आप देखिए कि एंगेजमेंट हो सके, प्रॉपर यूथ को एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। फ्यूचर के रिगार्डिंग में कैसा हमारा इंगेजमेंट हुआ है, फ्यूचर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि यूपीआई फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने यूपीआई को अडोप्ट किया है। यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेरेंस है उसके अडोप्शन के बारे में है, फर्स्ट अफ्रीकन नेशन जिसने यूपीआई को अडोप्ट किया। तो ये टेक डिप्लोमेसी है उसको शो करता है, किसको शो करता है स्टूडेंट, टेक डिप्लोमेसी को शो करता है। हमारा एडवांटेज क्या हो सकता है, नामीबिया से हम क्या एडवांटेज को गेन कर सकते हैं, ये तो आप देखिए कि हमारा कल्चरल इंगेजमेंट हुआ, फ्यूचरिस्टिक इंगेजमेंट हुआ, प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में बायलेटरल ट्रेड है उसको हमने यहाँ पे बूस्ट किया। हमारा जो एडवांसमेंट है वो ये हो सकता है, एक तो स्टूडेंट्स जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो क्रिटिकल जो मिनरल हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके रिगार्डिंग में उनका इम्पोर्टेंस है। तो आप देखिए कि एवरी नेशन उनके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपना फ्यूचर का जो एनर्जी डिमांड है उसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्रिटिकल मिनरल्स जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो एक इम्पोर्टेंट है। नामीबिया के अंदर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, और आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजी का ग्रोइंग बेस है तो हमारे कंपनीज के लिए जो टेक ओरिएंटेड कंपनीज हैं उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मार्केट है वो हो सकता है। हमारा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का जो डिमांड है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए उसको भी ये एंडोर्स वो करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को भी एंडोर्स करता है। ग्लोबल साउथ का जो पार्टनरशिप है उसका बात करता है, ग्लोबल साउथ का जो पार्टनरशिप है उसके बारे में डिस्कशन है। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यहाँ पे प्रोसेस है, उन दोनों का ये पार्टनरशिप है, उन दोनों का एक इम्पोर्टेंट मेंबर के रूप से इमर्ज हुआ है नामीबिया प्रेजेंट समय के अंदर में। तो आप देखिए किस तरीके से इंडिया और नामीबिया का इम्पोर्टेंस है, अफ्रीकन नेशंस के रिगार्डिंग में भी आप इन पॉइंट्स को यूज है वो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हमने 79 जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट किया है, तो उसी के रिगार्डिंग में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में ये आर्टिकल मेंशन हुआ। एग्जाम में क्या क्वेश्चन हो सकता है आपसे, एग्जाम के अंदर में एक तो आप देखिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर में आपको जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि कैसे हम कुछ यहाँ पे डाटाज दिए गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, हमारा जो जर्नी है उसके बारे में। फिर आप देखिए कि जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 के अंदर में आपको एग्रीकल्चर एक स्पेशल वहाँ पे टॉपिक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने 79th जो इंडिपेंडेंस डे है, 79th इंडिपेंडेंस डे है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस इंडिपेंडेंस डे के दौरान में इसी के समय में हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो क्या हमारा नेशन फर्स्ट टाइम इस तरीके के जो सैंक्शंस आप कंसीडर कर सकते हो, या आप देखिए कि जो कंसर्न्स हैं वो रेज हुए हैं, इस तरीके से डिप्लोमेटिक जो डिफरेंसेस सामने आए हैं, तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। ऑलरेडी इंडिया ने समय समय पे ऐसी जो डिफ़िकल्टी है उनको फेस किया है। कब कब फेस किया है, इंडिया पाकिस्तान वॉर का सिचुएशन, जब बांग्लादेश लिबरेशन को इंडिया सपोर्ट करता था, तो आप देखिए कि यूएस ने अपना जो 7th फ्लीट है, जो 7th फ्लीट है उसको सेंड करना, इंडिया के अगेंस्ट में जो स्टैंड लेना, बट इंडिया कंटिन्यूस बांग्लादेश लिबरेशन के एंडोर्सर के रूप से या उसको इस्टेब्लिश है वो इंडिया के द्वारा करवाया गया, जब ग्लोबल पावर्स का इंडिया के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। 1998 के समय हमने पोखरण के अंदर में न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया, तो उस समय आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शन है उनको इम्पोज है वो किया गया। ये तो बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास में कुछ ऐसे समय आए हैं जब बैड फेज का समय था, जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट फेज था, बट उन सभी एरियाज़ को हमने ओवरकम किया है। प्रेजेंट समय में हमारा जो नेशन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, आप देखिए कि डेमोक्रेटिक नेशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। फिर आप देखिए कि जो डेस्टिनी है, इंडिया ने कंटिन्यूस अपनी डेस्टिनी को क्राफ्ट किया है सिंस इंडिपेंडेंस। जितना भी यहाँ पे
जो आप देखिए स्टॉर्म्स जो फेस किए हैं पास्ट के अंदर में भी, उन सभी को ओवरकम किया है हमने, हमारा जिस तरीके से जो डेस्टिनी है उसको क्राफ्ट करते हुए। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया कि कैसे हमने जो प्रोग्रेस को कैरी आउट किया। जब इंडिपेंडेंस का जब समय था तो उस दौरान में हमारा जो नेशन है, पॉवर्टी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, लिटरेसी रेट है जो काफ़ी कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम था, वुमेन का एम्पावरमेंट का ज़रूरत था। तो कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेशन के द्वारा किया गया सिंस इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में है। जो जीडीपी का जो ग्रोथ है, जो उस दौरान में 1947 के समय में $30 बिलियन हुआ करता था, 30 बिलियन यूएस डॉलर हुआ करता था। तो आप देखिए कि अभी जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारा 4.19 ट्रिलियन है, वो बताया गया है 2025 तक हमारा 4.19 ट्रिलियन है वो रहेगा। तो ये जीडीपी ग्रोथ के बारे में हुआ। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बताया गया है जो पावर परचेजिंग पैरिटी है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्योंकि आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के समय 32 ईयर्स हुआ करती थी, इस दौरान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 ईयर्स है, 72 ईयर्स है। लिटरेसी रेट जो हमारा इंडिपेंडेंस के समय जो लिटरेसी रेट था वो 18.3% था, अभी प्रेजेंट समय में लिटरेसी रेट है वो 77% है। फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो भी आप देखिए कि हमारा काफ़ी कम उस दौरान में था, काफ़ी कम था, हम सब्सिडीज के ऊपर डिपेंड किया करते थे। तो 50 मिलियन मैट्रिक टन, 50 मिलियन जो मैट्रिक टन है वो हमारा यहाँ पे फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता था। अभी आप देखिए कि हमारा 353 मिलियन मैट्रिक टन हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन है। तो ओवर द ईयर्स जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी हैं, जो पैरामीटर हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के, उसके अंदर में हमने इंक्रीज किया है, ओवरकम किया है, जो डेवलपमेंट को कैरी आउट किया। तो क्या ओवरऑल हमारा प्रोग्रेस हुआ है? क्या अभी हमें कुछ ही एरियाज़ के अंदर में कोई आप देखिए कि नया जो प्रोग्रेस है उसका रिक्वायरमेंट है? यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के ही बारे में मेंशन किया गया है। पीएम सर ने अपने एड्रेस के अंदर में कहा है कि जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है उसको हमें रिड्यूस करना है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारा इम्प्रूव हुआ, पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के साथ में हमें जो फर्टिलाइजर सेक्टर में हमारा डिपेंडेंसी है कंट्रीज़ के ऊपर में उसको रिड्यूस है वो करना है, फर्टिलाइजर सेक्टर का रिड्यूस यहाँ पे करना है। और जो आप देखिए कि फर्टिलाइजर्स के अंदर में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर हम डिपेंड हैं वो हुआ करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज एडिटोरियल डिस्कशन। आप इन पॉइंट्स को रीड करना, इनके बारे में हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, और वो जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के जो लेक्चर्स हैं वो आप देखिए कि पेड कोर्स का पार्ट है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहिए तो बेटर है, नहीं आप ज्वाइन करना चाहिए तो आप अपने सेल्फ जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट ज़रूर से करना, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट्स को आप यूज करोगे अपने आंसर राइटिंग के अंदर में, तो ओवरऑल जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये बेटर यूटिलाइजेशन है उसका देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।